हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट का 5वां क्लास करने वाले हैं। 4 क्लास इन्वायरमेंट का ऑलरेडी हो चुका है और आप लोग को पता है कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है अगस्त में होने वाला है। मात्र 2 मंथ बचे हैं, तो आप लोग जितने भी दूसरी चीज़ है उस सबको छोड़ के केवल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। कोई भी टेंशन है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है उसको अभी साइड रखिए और 2 मंथ केवल आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसको कैसे भी करके क्लियर करना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इन्वायरमेंट का 5वां क्लास करेंगे। ठीक है, पिछला 4 क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जैविक अनोन क्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जानते हैं, देखिए प्रकृति में पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव सभी निवास करते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं। और ये सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहता है, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो। इसमें सभी दोस्तों किसी एक दूसरे जीव पे क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं। पारितंत्र के समुचित संचालन के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया का होना बहुत ही अनिवार्य है। जो पारितंत्र है उसको सफल रूप से संचालन करने के लिए एक समुचित रूप से अच्छे से संचालन करिए। विभिन्न प्रजाति जो कि पारितंत्र में निवास करते हैं उनके बीच एक परस्पर क्रिया का होना बहुत ही अनिवार्य है। और ये क्रिया एक जाति या 2 जातियों के लिए लाभकारी या हानिकारी और उदासीन हो सकता है। होता क्या है कि जब भी 2 लोग आपस में रहते हैं तो वो किसी चीज़ के कभी उसको फ़ायदा भी होता है, कभी उससे नुकसान भी होता है, और कभी क्या होता है न तो किसी को नुकसान होता है न कोई फ़ायदा होता है। ठीक है, कभी एक को फ़ायदा होता है, कभी एक को नुकसान होता है। तो हम लोग इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें 4 रिलेशन देखेंगे। पहला जो है दोस्तों वो है असहभोजिता, दूसरा परजीविता, तीसरा सहभोजिता और चौथा जो है सहजीविता। ये चारों जीव मतलब ये चारों चीज़ जो जीव प्रदर्शित करते हैं आपस में रिलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इन दोनों के बीच कैसा संबंध है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों असहभोजिता। असहभोजिता जिसको इंग्लिश में एमनीस्लिम बोलते हैं। ठीक है, तो असहभोजिता ये इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्रजाति, एक प्रजाति को नुकसान में रहता है, 2 प्रजाति आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहता है, साथ रहता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रजाति का क्या होता है, इसमें नुकसान होता है, जबकि दूसरा प्रजाति क्या होता है, अप्रभावी रहता है। दूसरा प्रजाति का जो जीव होता है उसको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब 2 लोग साथ रहते हैं लेकिन एक को उससे क्या होता है, नुकसान हो रहा होता है और दूसरे को उससे कोई घाटा नहीं होता है, ना ही फायदा होता है, मतलब अप्रभावी रहता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कई बार एग्जाम्पल देके ही पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल में पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया, ये देखिए ये पेनिसिलियम कवक है और ये बैक्टीरिया के अंदर रहता है। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है, पेनिसिलिन को नुकसान होता है, पेनिसिलियन कवक को नुकसान होता है बैक्टीरिया से, लेकिन बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं जो प्रथम जीव है पेनिसिलियन कवक, इस पे क्या होगा, निगेटिव होता है। और दूसरा जीव है जैसे कि बैक्टीरिया, इस पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि पेनिसिलियन कवक और बैक्टीरिया के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो असहभोजिता का संबंध है। इसमें पेनिसिलियन कवक को क्या होता है, नुकसान होता है और बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों असहभोजिता। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जीव जो देखेंगे वो है, दूसरा रिलेशन वो है परजीविता का रिलेशन। परजीविता का रिलेशन जो होता है दोस्तों, ये भी एक, इसमें भी 2 जीव एक साथ रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, ठीक है, और दूसरी प्रजाति को क्या होता है, हानि होता है। मतलब 2 लोग आपस में साथ रहते हैं और एक को क्या होता है तो लाभ होता है, उससे फायदा होता है, और दूसरे को क्या होता रहता है, उससे घाटा होता रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, साथ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए तो
अमरबेल को दूसरे पौधे पर उगना। यहाँ देखिए एक कोई पौधा है और इसके ऊपर देखिए ये पीला कलर का जो दिख रहा है यही अमरबेल है। अमरबेल क्या करता है, किसी पौधे के ऊपर उग जाता है और उसके चारों ओर क्या होता है, उस पर फैल जाता है। इससे क्या होता है, अमरबेल को तो लाभ पहुंचता है लेकिन पौधे को क्या होता है, हानि होता है। पौधे को विकास जो है दोस्तों वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस तरीके से पौधे का यहाँ विकास होता है, हानि होता है, और अमरबेल को क्या होता है तो फायदा होता है। तो इसमें जो पहला जीव है दोस्तों वो कौन है, तो अमरबेल। अमरबेल को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। और पौधा जो है दोस्तों उसको क्या होता है, नुकसान होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, तो इसलिए इसको निगेटिव से दिखाते हैं। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल हो गया आपको परजीविता का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि परजीविता में क्या होता है, तो परजीविता में दो जीव साथ रहते हैं जिसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं परजीविता। एग्जाम्पल में अमरबेल का दूसरे के पौधे पर उगना, ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अमरबेल का पौधा एग्जाम्पल में रहेगा कि अमरबेल का पौधा किसका एग्जाम्पल है, तो परजीविता का उदाहरण है। ठीक है, चलिए साथ ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और तो ज्योग्राफी भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, तो चैनल पे जरूर बने रहें। ठीक है, उसके बाद अगला रिलेशन जो देखेंगे दोस्तों वो है सहभोजिता का। सहभोजिता में क्या होता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है। इसमें भी दो प्रजाति के जीव आपस में साथ रहते हैं और इसमें एक प्रजाति को क्या होता है, लाभ होता है, साथ ही दूसरे प्रजाति अप्रभावित रहता है। मतलब दूसरे प्रजाति के जो जीव होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रिलेशन क्या कहलाता है, तो सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है, सहभोजिता। एग्जाम्पल में देखेंगे तो चूसक मछली जो कि शार्क की सतह पर या उसके पीठ पे दोस्तों जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये जो बड़ा सा जीव दिख रहा है ये जो है दोस्तों ये है शार्क, और इसके ऊपर ये छोटा सा मछली देख रहे हैं ये जो है दोस्तों ये चूसक मछली है। चूसक मछली क्या करता है, इसके पीठ पे चिपका रहता है। किस चीज़ के लिए, तो इससे इसको सुरक्षा मिल जाता है। जो छोटी चूसक मछली है शार्क के ऊपर चिपका रहता है और साथ ही दोस्तों इसको भोजन भी प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो चूसक मछली है उसको फायदा हो रहा है लेकिन शार्क को इससे कोई घाटा नहीं होता है। तो इसीलिए देखेंगे इसमें जो पहला जीव है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसको लाभ हो रहा है, जो चूसक मछली है, इसलिए पॉजिटिव दिखाएंगे। और दूसरा जीव जो है दोस्तों इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे शार्क है तो शार्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको जीरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों एक टॉपिक कंप्लीट होता है आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक हो या फिर क्रॉन के ऑब्जेक्टिव बुक हो या फिर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर बुक हो, किसी से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए सहभोजिता आप लोग को समझ में आ गया, मतलब एक प्रजाति को लाभ होगा और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में देख लिए हम लोग चूसक मछली जो कि शार्क के ऊपर चिपका रहता है उसके सतह पर, और फोटो में आप लोग क्लियरली देख रहे हैं। ठीक है, अगला जो संबंध है दोस्तों वो है सहजीविता का। सहजीविता का संबंध, इसमें क्या होता है कि दो प्रजाति के जीव आपस में साथ रहते हैं और दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं। ठीक है, हम तुमको फायदा पहुंचाएंगे और तुम भी हमें फायदा पहुंचाओ, ऐसा रिलेशनशिप होता है सहजीविता। इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो लाइकेन जो है दोस्तों, जहाँ पे कवक शैवाल को सुरक्षा और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। लाइकेन के पौधे पर क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों रहता है। कवक और शैवाल क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, सुरक्षा देता है, और कवक क्या करता है, शैवाल को क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कवक क्या करेगा, शैवाल को सुरक्षा देता है, और शैवाल क्या करता है कवक को, तो शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन देता है। एक सुरक्षा देता है तो दूसरा उसके बदले में भोजन देता है। याद रखिएगा, कवक क्या देगा शैवाल को, तो सुरक्षा देगा, और शैवाल कवक को क्या देगा, तो भोजन देगा। तो ये रिलेशनशिप जो कहलाता है दोस्तों वो सहजीविता का कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए दोनों पे क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों को लाभ हो रहा है तो दोनों को हम लोग पॉजिटिव से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन था जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, असहभोजिता, परजीविता, सहभोजिता और सहजीविता। ठीक है, चारों रिलेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इनके बीच, इन दो प्रजाति के बीच कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है,
अब देखिए कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो है दोस्तों किस्टोन प्रजाति। किस्टोन प्रजाति कौन होते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो किस्टोन प्रजाति के जो जीव होते हैं दोस्तों, किस्टोन प्रजाति के जीव जो होते हैं वो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या करते हैं, परिभाषित करने में सहायक होता है। कौन, तो जो किस्टोन प्रजाति के जीव है, ठीक है। उसमें कौन कौन आते हैं ये भी देखेंगे एग्जाम्पल। ये और इसका ये क्या काम है, तो ये जो है दोस्तों ये अन्य जातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करती है। अब पारितंत्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और आप लोग जानते हैं आहार श्रृंखला में कि एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को खा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे शीर्ष मांसाहारी होते हैं ये दोस्तों क्या करते हैं, किस्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यही एग्जाम्पल है किस्टोन प्रजाति का। किस्टोन प्रजाति में कौन आते हैं, जो सबसे शीर्ष मांसाहारी जीव क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव है और दूसरे जो मांसाहारी जीव है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है, किसी एक जीव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं किस्टोन प्रजाति। क्या करती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करती है और इस जो वहाँ पे जीव जंतु है उसको अनुपातिक प्रचुरता में बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए वो है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन होता है दोस्तों दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्र। मतलब आप लोग पारितंत्र के बारे में पढ़े थे कि जलीय पारितंत्र, जल में अलग तरह का पारितंत्र होता है, उसका अपना अलग होता है। स्थलीय पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र, ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं पारितंत्र का एग्जाम कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, दो पारितंत्र मान लिए कि जलीय पारितंत्र हो गया और स्थलीय पारितंत्र हो गया, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, दोनों का भी जहाँ पे जलीय भी होता है और थोड़ा थोड़ा स्थलीय भी होता है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, वहाँ पे दोस्तों जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसी को दोस्तों इकोटोन बोलते हैं। मतलब कि दो पारितंत्र के बीच का क्षेत्र या फिर दो या दो से अधिक पारितंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता अधिक होता है। जैव विविधता की अधिक की बात करें मतलब कि यहाँ पे जीवन तो बहुत ज़्यादा होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पे अलग अलग तरह के विभिन्न प्रजाति के लोग रहे। जैसे भारत को क्या बोला जाता है कि भारत जो है दोस्तों विविधता का देश है। क्यों, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है दोस्तों सब लोग साथ रहते हैं। एक तरह का विविधता है भारत में और सभी लोग साथ रहते हैं, ठीक है। तो यही हो गया विविधता का मतलब, ठीक है। तो उसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में दो पारिस्थितिकी तंत्र का जो बीच का जगह होता है, जैसे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का जगह, जैसे दलदली क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी हुई हो और पानी भी हो, दलदला क्षेत्र होता है, वहाँ पे का जो जैव पारिस्थितिकी तंत्र होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इकोटोन में तो आपको मैग्रोव वन जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। सुंदरवन में मैग्रोव का वन और एस्चुरी क्षेत्र जो कि समुद्री इलाका में जहाँ पे स्थलीय और जलीय दोनों पारितंत्र के बीच का ये क्षेत्र होता है दोस्तों। और यहाँ का जो जैव विविधता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इकोटोन क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव को क्या होता है दोस्तों, यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। कोर प्रभाव जो है दोस्तों ये पारिस्थितिकी अवधारणा है जहाँ पे दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं। जब दो पारितंत्र जलीय और स्थलीय पारितंत्र जहाँ पे आपस में मिलते हैं, एक पॉइंट जहाँ पे मान लीजिए दो पारिस्थितिकी तंत्र, एग्जाम्पल में ले लिए इधर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इधर स्थलीय पारितंत्र है और ये पॉइंट यहाँ पे दोनों मिलते हैं, वहाँ पे दोस्तों दोनों पारितंत्र की संसाधन एक ही जगह पर होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भी जो संसाधन है और स्थलीय पारितंत्र का भी जो संसाधन है दोनों क्या होता है, एक जगह पे होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, कोर प्रभाव बोलते हैं। और कोर प्रभाव पे भी दोस्तों विविधता और उत्पादकता अधिक होता है। कोर प्रभाव पे भी क्या होता है, विविधता मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे
पाए जाते हैं और उत्पादकता बहुत ज़्यादा होता है। उत्पादक और उपभोक्ता हम लोग पढ़े थे। उत्पादक वो होता है जैसे हरे पेड़ पौधे, वो क्या है, उत्पादक है, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे के लिए भोजन के रूप में उपयोग हो जाता है, ठीक है। और मानव क्या है, उपभोक्ता है, वो क्या करता है, पेड़ पौधे को खाता है या दूसरे जीव जो कि पेड़ पौधे से भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। तो उत्पादक कौन हो गया, तो उत्पादक हो गया पेड़ पौधे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आप लोग को बता दिए हैं कि जैव विविधता वैसा क्षेत्र होता है जहां जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता अधिक होती है, ठीक है। तो जैव विविधता क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव एक साथ निवास करता है। तो आप लोग हम बोलते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अच्छा है। जैसे भारत में विविधता है क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में साथ में निवास करते हैं, ठीक है। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों, ये सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक रूप से पूछ देता है कि जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों, सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा, ठीक है। और अमेजन का जो जंगल है दोस्तों, अमेजन का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, अमेजन का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसकी जैव विविधता दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है अमेजन का जो जंगल है उसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट आप लोग को अमेजन का वन भी रहेगा तो आप लोग मार देंगे कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पाया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण किया कैसे रखा जाए, उसका रख रखाव कैसे किया जाए ताकि जैव विविधता बने रहे और विभिन्न समुदाय और विभिन्न प्रजाति के जीव अच्छे से उसमें निवास कर सके। तो जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए दो विधि हैं। पहला विधि है दोस्तों, उसको बोलेंगे स्वस्थाने विधि, और दूसरा विधि है दोस्तों बाह्य स्थाने विधि। स्वस्थाने विधि में जो आता है दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, ये संरक्षित क्षेत्र, मतलब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे वन जीव अभयारण्य है। बिहार में वन जीव अभयारण्य की बात करें तो आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वन जीव अभयारण्य है वाल्मीकि, ये कहाँ पे है पूछे तो पश्चिमी चंपारण में है, जहाँ पे मतलब कि जीव जंतु अच्छे से निवास कर सके। जंगली क्षेत्र मतलब जंगल का क्षेत्र जिसको अच्छे से रखा जाता है ताकि जैव विविधता का संरक्षण अच्छे से हो सके। और दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य स्थाने संरक्षण क्षेत्र। इसमें दोस्तों क्या होता है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में भी देखे होंगे आप लोग, पटना आप लोग अगर आए होंगे तो संजय गांधी जैविक उद्यान गए होंगे और वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारे चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे को संरक्षित रखा जाता है, जिससे क्या है जैव विविधता बना रहे, ठीक है। जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब भी दोस्तों क्या है, इस सब विधि से हम जैव विविधता को क्या कर सकते हैं, तो संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है भारत में, तो भारत में 4 जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना है और इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे। सबसे पहले जैव विविधता में 4 देखेंगे और उसमें पहला जो है दोस्तों वो है पश्चिमी घाट व श्रीलंका वाला क्षेत्र। मतलब जो ग्रीन से आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला क्षेत्र, ये है दोस्तों पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट अगर देखें मैप में तो ऊपर का क्षेत्र जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे आप लोग को दक्षिण होता है, ठीक है। ये पश्चिम हो गया और ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इधर देखिए ये पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र जो इंडिया का है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे भी दोस्तों जो बहुत सारा पर्वत है जो कि पश्चिम भारत का जितना भी पर्वत है, अन्नामलाई हो गया, अनाईमुडी हो गया, डोडा बेटा जो कि उसकी ऊंची चोटी है, महेंद्र पर्वत, ये सारा पर्वत दोस्तों आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ इसी को दोस्तों पश्चिमी घाट बोलते हैं और पश्चिमी घाट से ही दोस्तों भारत में मानसून का प्रवेश भी होता है। इसके बारे में हम लोग जब जलवायु पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है दोस्तों इंडो बर्मा का क्षेत्र। इंडो बर्मा का क्षेत्र जो कि आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये दोस्तों इंडो बर्मा का क्षेत्र है, ठीक है। इंडो बर्मा का क्षेत्र,
ठीक है। यहाँ पे भी जैव विविधता काफ़ी अधिक पाया जाता है, मतलब जितना भी जो जंगली क्षेत्र है, जहाँ पे पहाड़ है और जंगल ज़्यादा है, ये सब यहाँ पे जैव विविधता अधिक होता है। तो 4 क्षेत्र भारत में है, चारों को ध्यान रखना है। तीसरा क्षेत्र जो है दोस्तों हिमालय का क्षेत्र है, जो भारत का, हिमालय जानते हैं भारत के उत्तर में है। तो उत्तरी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, यहाँ पे दोस्तों हिमालय के क्षेत्रों में भी भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में घोषित है। उसके बाद चौथा है दोस्तों सुंडालैंड, जिसमें निकोबार द्वीप समूह आता है। और निकोबार द्वीप समूह देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ ये समुद्र के बीच स्थित क्षेत्र है, और यहाँ पे भी जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, और इसको भी भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, ठीक है। तो भारत में 4 जैव विविधता का क्षेत्र है, आप लोग मैप से भी देख लिए कौन कौन। पहला हो गया दोस्तों पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया इंडो बर्मा का क्षेत्र जो कि ये ब्लू कलर का है, तीसरा हो गया हिमालय का क्षेत्र जो कि उत्तरी भाग है भारत का, और चौथा हो गया सुंडालैंड और निकोबार क्षेत्र जो कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये समुद्र के बीच स्थित है, ठीक है। तो आप लोग आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।